हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रैतानी। आई एम जेआरएफ क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक 62 एंड 99.91 परसेंटाइल इन कॉमर्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट 2, 5 मिनट्स 5 टॉपिक्स फॉर कॉमर्स। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं जहाँ पे हमने 5 टॉपिक डिस्कस करे थे 5 यूनिट्स में से, एंड नाउ दिस इज़ पार्ट 2 जहाँ पे हम अगेन 5 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर 5 यूनिट्स। सो फ़ायदा क्या है आपका कि आप हर यूनिट का एक एक टॉपिक आपके माइंड में रह जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत अच्छे से विद चार्ट्स के साथ कवर करते हुए एक एक चीज़ को चलेंगे और इन डेप्थ डिटेल अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो जो भी आज अगर आप यहाँ पे आए हो और वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो स्किप करे बिना मत जाना। आपके 5 टॉपिक रेडी हो जाएंगे और 5 टॉपिक मीन्स आप जानते हैं 5 क्वेश्चन आपके ठीक, विच मीन्स 10 मार्क्स इन कॉमर्स यूजीसी नेट पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि एक एक मार्क्स मैटर करेगा वहाँ पे। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मेरी टिप है, अगर आप चाहें तो इसको लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड जो भी मैं आज पढ़ाने वाला हूं, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो बिना देर करे आज के हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज के टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम कवर करने वाले हैं 5 यूनिट, जो कि 5 गारंटेड टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स है। तो टॉपिक कवरेज क्या रहेगी देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो टॉपिक कवरेज क्या रहेगी, आज हम पहले कवर करेंगे हमारा एचआरएम। एचआरएम में हम लोग क्या देखेंगे, एचआरएम में हम लोग कवर करेंगे आज आपका जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवैल्यूएशन, जिसमें बच्चों को बहुत डिफिकल्टी रहती है और ये पेपर में क्वेश्चन आता है, यहाँ भी आता है एंड इवन पीएचडी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपका एचआरएम से कोई टॉपिक आता है, और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। पर्सनली मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन रहती थी, इसीलिए मैं आपके लिए स्पेसिफिकली लेके आया हूँ। फिर सेकेंडली अकाउंट्स में हिडन गुडविल, ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है कि आपको हिडन गुडविल निकालने को दी जाती है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, ये सब भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। थर्ड टॉपिक इज फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका, फाइनेंस का। तो एचआरएम, अकाउंट्स, फाइनेंस तक अब हम पहुंच गए हैं। फाइनेंस में क्या करेंगे, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। और लॉ में हम लोग देखते हुए चलेंगे वॉइड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिएबल, इलीगल, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखते हुए चलेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, ठीक है, अनएनफोर्सिएबल होते हैं, इलीगल होते हैं, वैलिड होते हैं, ये देखेंगे। फिर आपका मार्केटिंग देखेंगे। मार्केटिंग में क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स, किस किस तरीके की आपके गुड्स होते हैं, क्या क्या उनकी टाइप्स होती हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। बेहद ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, फटाक से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक है। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, जॉब एनालिसिस। देखिए, जॉब एनालिसिस क्या होता है, जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं जॉब रिलेटेड इन्फो। क्या करते हैं, यानी जितनी भी आपकी जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है वो हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आप क्या करते हो, केयरफुल स्टडी ऑफ ईच एस्पेक्ट ऑफ जॉब। जॉब के हर एस्पेक्ट का, हर तरीके से हम उसको क्या करते हैं, केयरफुली एनालाइज करते हैं। जिन 2 वर्ड में मैंने स्टार्स बनाए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर भी और इधर भी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे जॉब एनालिसिस की सीधी सीधी डेफिनेशन लिख देगा, व्हाट इज द केयरफुल स्टडी ऑफ एस्पेक्ट ऑफ जॉब, या फिर विच टूल इज यूज टू कलेक्ट जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आपके आंसर देंगे जॉब एनालिसिस। क्या देंगे, जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस को मैं अच्छे से समझाने के लिए आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। इसके अंदर आते हैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन और एक आता है जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका क्या आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है आपका जॉब टाइटल, लोकेशन, समरी और वर्किंग कंडीशन। अब ये होता क्या है, देखो, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है जॉब को डिस्क्राइब करना। हम जॉब को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि आपकी जॉब की टाइटल क्या है, यानी फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग मैनेजर हो, आपको मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, प्रोडक्शन मैनेजर बनाया, तो वो क्या है, आपकी जॉब टाइटल है। फिर किस लोकेशन में आप काम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 2 ब्रांचेज हैं, एक गुड़गांव में है, एक नोएडा में है, एक चेन्नई में है, एक आपकी राजस्थान में है, एक आपकी उत्तर प्रदेश में है। इस तरीके से आपकी लोकेशंस हो सकती हैं अलग अलग। फिर आपकी हम उसकी समरी बताते हैं कि भाई क्या समरी रहेगी, किस तरीके का काम होगा और किस तरीके की फिर वर्किंग कंडीशन होगी, कैसा एनवायरनमेंट आपको वर्किंग कंडीशन के लिए मिलेगा। तो याद रखना, जॉब एनालिसिस में पहला पार्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके बाद आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, एम्प्लॉय स्पेसिफिक। क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, ये होती है एम्प्लॉय स्पेसिफिक। एम्प्लॉय स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या आते हैं आपके KSAOs। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार ये डायरेक्ट यही पूछता है। KSAO का मतलब होता है नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड और अदर स्किल्स। क्या बोला मैंने, K से होता है नॉलेज,
नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड और लास्ट में आपकी अदर स्किल्स, इसके अलावा कोई स्किल्स जो हैं। तो KSAOs हमको पता होना बेहद ज़रूरी है। क्यों? KSAOs हम एक पर्सन स्पेसिफिक इकट्ठे करते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ आती है। क्वालिफिकेशंस हो गई, आपकी पर्सनल बात हो रही है ना, तो आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशन, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कितने साल काम किया हुआ है, कितने साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, आपके पास किस किस तरीके की ट्रेनिंग है, ठीक है, और आपकी स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके की हैं। तो ये आपका किस में आता है? जॉब स्पेसिफिकेशन में। किस में आता है? एक सेकेंड, ये आपका आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। जॉब एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में हम सारा जॉब के बारे में बताते हैं और स्पेसिफिकेशन में एम्प्लॉय की क्वालिटीज, स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटीज हम लोग सब बताते हुए चलते हैं। चलिए, ये हो गया आपका जॉब एनालिसिस कवर। अब हम करेंगे जॉब डिजाइन। ध्यान से देखिएगा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉब डिजाइन भी इसी के अंदर आता है। देखो, जॉब डिजाइन में आपका क्या आता है? इट इज द वे, क्या बोल रहा हूं, इट इज द वे द, एक सेकेंड, वेज द टास्क आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्लीट जॉब। किस तरीके से हम टास्क को कंबाइंड कर देते हैं और ताकि एक कंप्लीट जॉब बनाते हैं। ठीक है, देखो जॉब डिजाइन का पर्पस क्या होता है कि जब इंसान अपनी जॉब से बोर हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेम काम रोज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने रोज एक सेम तरीके का काम किया, एक पॉइंट आता है उसके बाद मैं क्या हो जाऊंगा? बोर हो जाऊंगा। तो जब मैं बोर हो जाता हूँ तो उसको, हम लोगों को जॉब को इस तरीके से अच्छा बनाना है कि इंप्लॉयज उसको चैलेंजिंग फील करे, उसको लगे कि हाँ मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, या मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, या मेरे टास्क बढ़ाए जा रहे हैं। तो जॉब डिजाइन हम इस तरीके से करते हैं कि सामने वाला जब जॉब कर रहा हो तो भी वो क्या करे, उस चीज को एंजॉय कर सके और वहां पे वो फील कर सके कि उसके पास कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं। चलिए देखो, सबसे पहले आता है जॉब रोटेशन। जॉब डिजाइन के चार टूल्स हैं, हम टूल्स देख रहे हैं, टेक्निक्स देख रहे हैं, सॉरी, टेक्निक्स फॉर जॉब डिजाइन हमारे पास चार हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब इंजीनियरिंग और जॉब एनरिचमेंट। तो स्टार्ट करते हैं पहले जॉब रोटेशन से। जैसा कि आपको डायग्राम देख के इजीली समझ आ रहा होगा कि जॉब रोटेशन का मतलब क्या है कि जब आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, यानी पहले आप फर्स्ट में थे, फिर सेकंड में गए, फिर थर्ड में गए, फिर फोर्थ में, यानी आप चक्कर काट रहे हैं हर डिपार्टमेंट के। हो क्या रहा है? आप मूव कर रहे हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, क्या करने के लिए? एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। जब आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मूव कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? जॉब रोटेशन आपके ऊपर लागू हुआ है। और ये जनरली सेम लेवल और स्टेटस के लिए होता है, यानी आप सेम लेवल के डिपार्टमेंट में मूव कर रहे हैं, सेम स्टेटस पे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसोसिएट की तरह काम कर रहे थे, एक एसोसिएट मैनेजर की तरह, तो आगे भी जाके आप सुपरवाइजर और सुपीरियर या हायर मैनेजर नहीं बन जाओगे। वैसे जनरली मैनेजर तो मैं यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, मैं एक एम्प्लॉय लेवल पे बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप एक एसोसिएट हो, क्या हो? एसोसिएट। आपको अगली भी जो जगह डिपार्टमेंट में मूव किया जा रहा है वो एज अ एसोसिएट ही मूव किया जा रहा है, आपको वहाँ पे मैनेजर नहीं बनाया जा रहा, यानी आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रही है, आप एक ही लेवल पे आगे मूव कर रहे हो दूसरे डिपार्टमेंट में, ताकि आप नई चीज़ें और एक्सपीरियंस गेन कर सकें। चलिए, इसके बाद आता है जॉब एनलार्जमेंट। देखो, जॉब क्या था? जॉब रोटेशन में आप एक से दूसरे में जा रहे थे, अब एनलार्जमेंट में क्या हो रहा है? आपकी ड्यूटीज बढ़ाई जा रही हैं। ध्यान से देखना, एडिंग एडिशनल एक्टिविटीज, क्या कर रहे हैं? मैं हाईलाइट करता हूं, एडिंग एडिशनल एक्टिविटीज आप हाईलाइट कर रहा हूं मैं। एडिंग एडिशनल एक्टिविटीज आप जोड़ रहे हो। जैसे आप पहले 3 ड्यूटीज करते थे, मान लीजिए 1 2, आपको 3 ड्यूटी दी गई थी, 3 तरीके का आप काम निपटाते थे, 1 2 3। अब इसमें 2 ड्यूटीज आपको और ऐड करके दे दी कि ये 2 भी आप देख लेना। तो ये क्या होता है आपका? ये आपका हो जाता है जॉब एनलार्जमेंट। जब आप 3 ड्यूटीज में 2 ड्यूटी और ऐड कर लेते हो तो आप कहाँ पे आ जाते हो? जॉब एनलार्जमेंट में। ठीक है, और हर्सबर्ग आपको पता होगा, इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी है, अभी उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, एडिंग 0 to 0। एडिंग 0 to 0 का मतलब ये है, जैसे अगर आपके पास 10 ड्यूटीज हैं तो इसमें एक और ड्यूटी लगा दी और आपकी 100 जॉब्स मतलब वर्क बना दी। या फॉर एग्जांपल आपकी मान लीजिए आपके पास 20 टास्क थे करने के लिए, आपको 200 दे दिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इसका मतलब लिटरल मीनिंग ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी ड्यूटीज बढ़ाई जा रही हैं और ड्यूटीज ऐड की जा रही हैं। और यहाँ पे भी आपका कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, यानी आप सेम स्टेटस पे मूव कर रहे हैं, आप मैनेजर नहीं बन रहे। अगर एसोसिएट हैं तो एसोसिएट ही रहेंगे।
फिर आती है आपकी जॉब इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। जॉब इंजीनियरिंग कब की जाती है, ध्यान से देखना, एडिंग फ्यू मोर मोटिवेटर्स टू जॉब टू मेक इट मोर रिवॉर्डिंग, यानी आप कुछ ऐसे मोटिवेटर्स ऐड कर रहे हो जॉब में जिससे कि आप उसको क्या बना रहे हो, मोर रिवॉर्डिंग। मैंने जो बताया ना कि आप क्या हो जाते हो जब बोर हो जाते हो, तो आपको क्या चाहिए होता है, कुछ मोटिवेशन जिससे कि आप वर्क कर सको। तो इस सिचुएशन में जॉब इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, आपके में और रिवॉर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं ताकि आपको और मोटिवेशन मिले, ताकि आपकी जॉब रिवॉर्डिंग आपको फील हो। और एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है कि भाई कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ को भी बुला ले रहे हो। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ दे विल फील दैट दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वंस दे स्टार्ट टू फील कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन, अचीवमेंट, ये सब चीज़ें उनके अंदर डेवलप होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं टास्क टू बी परफॉर्म, मेथड टू बी यूज। जिस तरीके के हम टास्क करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, कैसा वर्क फ्लो रहेगा एम्प्लॉय में, ये भी डिफाइन करना बेहद जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जॉब एनरिचमेंट। अब ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है जॉब एनरिचमेंट, ध्यान से समझना। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, एनरिच करना मींस बहुत ही अच्छा बनाना। अब यहाँ पे आपकी कैसी एक्सपेंशन होगी, वर्टिकल एक्सपेंशन। जॉब एनरिचमेंट में कैसी एक्सपेंशन होती है, वर्टिकल। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोअर लेवल पे काम कर रहे थे एसोसिएट, तो आप कहाँ चले जाओगे, मैनेजर लेवल पे। कहाँ चले जाओगे, हायर लेवल पे। यहाँ पे किनको यूज किया जाता है, जो कि सेल्फ ड्रिवन मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड नहीं है, वो खुद काम को इतने खुशी से करते हैं। दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू एंजॉय लाइफ, दे वांट टू एंजॉय देयर जॉब। उनको अच्छा लगता है काम करना, उनको मजा आता है काम करने में। जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील मिलती है तो दे एंजॉय दैट, वो उससे भागते नहीं है, खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। तो इनको क्या होती है, इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो कि हायर लेवल एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व होती है। तो क्यों हम इनको, क्योंकि इनको वर्टिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, इनका वर्टिकल एक्सपेंशन, यानी एक लेवल से ऊपर दूसरे लेवल पे हम लोग लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास कैसी फीलिंग आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ग्रोथ की और रिकॉग्निशन की। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन पे। किस पे आते हैं, जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन पे। देखिए जॉब एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, जॉब एनालिसिस होता है आपका केयरफुल स्टडी ऑफ ईच एस्पेक्ट। हमने जॉब एनालिसिस क्या पढ़ा था, क्या हमने यही पढ़ा था, जॉब एनालिसिस में डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, केयरफुल एनालिसिस कर रहे हैं ईच एस्पेक्ट ऑफ जॉब का। क्या कर रहे हैं, केयरफुल एनालिसिस कर रहे हैं ईच एस्पेक्ट ऑफ जॉब का, यानी आपके जॉब का हर एस्पेक्ट को हम केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डूइंग जॉब। क्या कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डूइंग जॉब। अलग अलग तरीके के मेथड्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चेकलिस्ट मेथड यूज कर लिया, चेकलिस्ट यूज करा, क्वेश्चनएयर यूज करा, ताकि आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकें। तो ये आप मेथड्स यूज यहाँ पे कर सकते हैं। और जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन होता है रिलेटिव वर्थ फाइंड करना। ये ध्यान से समझना, ये वर्ड बेहद ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब पूछा जाएगा तो क्या आंसर देंगे, जॉब इवैल्यूएशन। देखो यहाँ पे डिफिकल्टी क्या होती है इन टॉपिक्स में कि लोगों को ना की पॉइंट नहीं पता होता। जैसे आपको पता हो केयरफुल एस्पेक्ट ऑफ जॉब जब हम स्टडी करेंगे तो वो एनालिसिस होता है, रिलेटिव वर्थ पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो इवैल्यूएशन है। मैं ड्यूटीज़ को अगर बढ़ा रहा हूं तो एनलार्जमेंट है, मैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहा हूं तो जॉब रोटेशन है, मैं उसको वर्टिकल एक्सपेंशन दे रहा हूं तो जॉब एनरिचमेंट है। तो इस तरीके से आपको की पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपको फेयर वेज डिटरमाइन करते हैं कि आपको किस तरीके का कॉम्पेंसेशन, आपको कितना अच्छा कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, और वेज वही आप फेयर डिसाइड करते हो ताकि आप मार्केट की इनइक्वालिटीज दूर करो। यानी ऐसा नहीं हो कि एक एम्प्लॉय को बहुत ही कम मिल रही हो मार्केट से जब हम कंपेयर करें तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस था। चलिए तो यहां पे आज हमारा एचआरएम का पोर्शन खत्म होता है। एक सेकंड दीजिएगा एंड फिर हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे। चलिए वापस आ गए हैं एंड स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, विच इज हम किसको करने वाले हैं, हम यहाँ से आपका अकाउंट्स हिडन गुडविल। क्या करेंगे, अकाउंट्स में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज हिडन गुडविल। आइए समझते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। इसको एक बार मैं यहाँ पे सेकंड टॉपिक लिख देता हूँ। चलिए तो अकाउंट्स में आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हिडन गुडविल। ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, पेपर में इससे क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले तो गुडविल हमको समझना है क्या होता है। देखो गुडविल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ये जगह में रहता हूँ, मैं ये मेरी जो शॉप है, ये शॉप है रोड पे। कहाँ पे है, रोड पे एक शॉप है, और ये रोड एकदम चलती फिरती रोड है। और यहाँ से मान लीजिए मेरे शॉप की कमाई होती है, मेरी किसकी दुकान है, मान लीजिए समोसे की दुकान है, ठीक है। और मैं दिन के 1000 समोसे बेच देता हूँ।
और इसके चलते मान लो मैं जो प्रॉफिट अर्न करता हूँ वो अर्न करता हूँ, दिन का मेरा 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, दिन का मेरा 20,000 रुपये का प्रॉफिट है। यही दुकान अगर मैं पीछे वाली गली में खोलता, इसके पीछे वाली गली में, जस्ट इसके पीछे, जो मेन रोड नहीं है, नॉर्मल सी रोड है, और यहाँ पे मैं समोसे सेल करता, ठीक है, एक सेकेंड, चलो यहाँ पे मैं समोसे सेल करता, मान लीजिए 1000, और यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना होता, सिर्फ 10,000 रुपये। तो देखो समोसे तो मैंने भी उतने सेल करे, उसने भी उतने सेल करे, ए ने भी इतने ही सेल करे हैं और बी ने भी इतने ही सेल करे हैं, बट जो ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा गया, ये क्यों कमा के गया, क्योंकि उसकी जो दुकान है वो रोड पे है। यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम कर रख के चल रहे हैं कि क्वालिटी इज सेम, क्वांटिटी इज सेम, हर चीज़ सेम है, सेम तरीके का यूज़ करते हैं, सेम स्वाद आता है खाने में भी, कोई दिक्कत नहीं है। बस जस्ट बिकॉज कि उसकी दुकान मेन रोड पे है, वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहा है, दैट इज क्योंकि उस जगह की वो गुडविल है। क्या है? गुडविल। तो गुडविल आपको क्या हेल्प करती है? गुडविल हेल्प्स यू इन जनरेटिंग एडिशनल या एक्स्ट्रा प्रॉफिट, आपको जनरेट करने में गुडविल हेल्प करती है, जहां पे आप क्या कर पाते हो, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर पाते हो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर जो आपका एसेट है, जो कि इनविजिबल है, आपको दिख तो नहीं रही है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि वो क्यों है, क्योंकि उसकी दुकान दूसरी जगह पे है। चलिए तो इसको मैं पहले यहाँ से मिटा देता हूँ, एंड देन हम लोग हिडन गुडविल का टॉपिक यहाँ से और अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए तो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे दो पार्टनर हैं, पार्टनर्स में ही समझा रहा हूँ, मान लीजिए मोहन, सोहन और रोहन, तीन पार्टनर्स हैं। मोहन और सोहन पहले से ही पार्टनर थे, और रोहन क्या है, न्यू पार्टनर आया है। क्या आया है? न्यू पार्टनर आया है, ठीक है। मान लीजिए मोहन की जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 50,000। मोहन की कैपिटल कितनी थी, 50,000, और सोहन की भी कैपिटल कितनी थी, 50,000। और रोहन को जब इन्होंने एडमिट किया तो इन्होंने कहा आप 80,000 रुपये लेके आना। उन दोनों की कैपिटल कितनी थी, 50-50, और रोहन को कितने पे लेके आया गया, 80,000 पे, ठीक है। और फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, मतलब जो पहले की कैपिटल कितनी थी, 1,00,000, क्योंकि मैं अगर ऐसे जोड़ू, मोहन की कितनी थी, मोहन की थी 50,000, सोहन की थी 50,000, ठीक है। और रोहन को बुलाया गया और बोला गया वो 80,000 रुपीज लेके आया है। तो आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है हिडन गुडविल। इससे पूछा जाएगा आपको कि इसकी इनकी हिडन गुडविल कितनी है। तो हिडन गुडविल आप कैसे फाइंड करते हो, देखो सबसे पहले मोहन और सोहन की ऐड कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी कैपिटल, 1,00,000 रुपए। अब इसमें रोहन की भी ऐड कर देता हूँ, इससे क्या मेरी फर्म की कैपिटल आ जाती है, क्या आ जाती है, फर्म की कैपिटल। अगर मैं रोहन के भी 80,000 ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा टोटल मेरा, 1,80,000 रुपए। मैंने यही किया है, ध्यान से देख लो, यहाँ 1,80,000 रुपए मेरा आया है। अब फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से, क्योंकि हर एक की पर इंडिविजुअल कैपिटल अगर मुझे हर एक की पता लगानी है तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि 3 पार्टनर्स है। तो जब मैंने 3 से डिवाइड करा तो कितना आएगा, 60,000 रुपीज। ध्यान से देखना, जब मैंने 3 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज। अब 60,000 रुपीज हर पर्सन की कैपिटल होनी चाहिए, तो क्या हर पर्सन की कैपिटल 60,000 रुपीज है, नहीं। ध्यान से देखो, मोहन की कितनी है 50, सोहन की कितनी है 50, रोहन की कितनी है 80। क्या है, रोहन की कितनी है 80। तो टोटल क्या हुआ, कहने का मतलब ये है। अब हम क्या करता हूं, अब मैं दूसरी चीज समझना क्या करूंगा, देखो टेक्निकली होनी कितनी चाहिए थी, अगर रोहन की 50 है, ध्यान से देखना, रोहन की अगर 50 है, सोहन की अगर 50 है ना, रोहन और ये रोहन, ओ सॉरी, मोहन और सोहन की 50 है, और मैं किसको लेके आ रहा हूं बाद में, रोहन को लेके आना, तो रोहन की भी 50 होनी चाहिए थे टेक्निकली। अगर सबकी हमको बराबर देनी है तो होती कितनी, वो 1,50,000। लेकिन कैपिटल टोटल कितनी हो गई है, 1,80,000। 1,80 में से जब मैं 1,50 को माइनस कर दूंगा तो मेरी कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपए, जिसको क्या कहा जाएगा, ये हिडन गुडविल। 1,80,000 रुपए जी जो थी, और जो 50,000 रुपीज हर बंदा एक्स्ट्रा लेके, सॉरी, जो 30,000 रुपीज रोहन एक्स्ट्रा लेके आया है, ये जो आपका रोहन एक्स्ट्रा लेके आया वो क्या हो जाएगी, हिडन गुडविल। क्या हो जाएगी, हिडन गुडविल। चलिए इसका एक और क्वेश्चन समझते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे रोहन और सोहन की कैपिटल है 2,00,000 रुपए। ध्यान से देखना, रोहन और सोहन की कैपिटल है 2,00,000 रुपए। ये कितने रेशियो में डिवाइड करते हैं अपना प्रॉफिट्स, 1:1 में से एक रेशियो में करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, मोहन आया और 1,50,000 रुपए लाया फॉर 1/3 शेयर, 1/3 शेयर लेके आया है, ठीक है। अच्छा 1/3 शेयर लेके आया, तो देखो सबसे पहले ना, अगर यहाँ पे बोला हिडन गुडविल फाइंड करो, इस सिचुएशन में हम हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो जो मोहन पैसा लेके आया है उसको हम क्या करते हैं,
उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में रिवर्स कर देते हैं। जैसे मान लो अगर मैं 1/3 शेयर के लिए लाया हूं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, जिससे कि फुल गुडविल आ जाए। क्योंकि ये तीन क्या है, इसमें इसमें तीन जनों की तीन हिस्सा दिया ना, 1/3 का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक प्रॉफिट, मान लो ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मैंने 1 2 3 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3, और ये तीन हिस्से किसके होंगे, एक रोहन का होगा, एक सोहन का होगा, एक मोहन का होगा। तो अगर मुझे तीनों टोटल निकालना है, तो क्या मैं तीन हिस्सों का निकालना है प्रॉफिट अगर मुझे, तो क्या मैं इसको रिवर्स कर दूं, बिल्कुल कर दूंगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी आपको रेशियो गिवन होती है उसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे 1/3 है, तो हम अगर अगर हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैपिटल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 3 इंटू कर देंगे। और जितनी भी बंदा कैपिटल लेके आया, कितनी लाया था, 1,50,000, यानी टोटल कितनी आ गई, 4,50,000। जो मोहन पैसा लाया है ना, वो इस हिसाब से लाया कि कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए थी, 4,50,000। लेकिन अब हम फाइंड करेंगे कि एक्चुअल कैपिटल है कितनी। उससे पैसा मांगा गया कि जिस अगर आपकी कंपनी की वैल्यू 4,50,000 होती तो आपको कितना देना पड़ता है, 1.5 लाख। तो उसने उस हिसाब से दिया है पैसा, लेकिन एक्चुअल में कितनी है वो निकाल के देखते हैं। तो वो कैसे आएगी, रोहन, मोहन और सोहन की कैपिटल हम लोग पहले ऐड कर देते हैं। तो कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए इनकी टोटल हुआ करती थी, ये 2 लाख रुपए देख लो। और मोहन कितनी लाए, 1.5 लाख, इसको मैं ऐड कर देता हूं, 1.5 लाख। तो ये कितनी हो गई, 3.5 लाख। तो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए थी 3.5 लाख, फर्म की कैपिटल है कितनी, 4.5 लाख। तो 4.5 लाख में से जब आप 3.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, हिडन गुडविल, जो कि आपकी हो जाएगी कितनी, ये आपकी हो जाएगी 1 लाख रुपए। ये क्या हो जाएगी, 1 लाख रुपए। तो इसको क्या बोला जाता है, हिडन गुडविल। क्या कहा जाता है, हिडन गुडविल। चलिए, आई होप तो आपको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट भी समझ आया हो और अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। चलिए वापस आ गए हैं एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो स्टार्ट हो गया है। आई थिंक अब आपको थोड़ा ढंग से दिख रहा होगा, बेटर। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं। 1 सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। चलिए, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। अब देखो, सबसे पहले तो समझेंगे आज हम क्या समझने वाले हैं, लीवरेज। क्या समझने वाले हैं, लीवरेज। देखो, एनालिसिस ऑफ लीवरेज में क्या होता है, बेसिकली हम क्या देखते हैं, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क को देखते हुए चलते हैं। क्या देखते हैं, बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क को। और हमारे पास कितने तरीके की लीवरेज होती है, 3 तरह की, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज। सबसे पहले समझते हैं हमारे रिस्क किस किस टाइप के होते हैं। 2 तरीके के रिस्क होते हैं। एक होता है हमारा बिजनेस रिस्क, एक होता है हमारा बिजनेस रिस्क, और एक होता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। जो भी रिस्क, ध्यान से सुनना, जो भी रिस्क एसोसिएटेड होता है फर्म के ऑपरेशन से रिलेटेड, जिसमें हमको उसकी अनसर्टेनिटी होती है कि हम कितना ईबीआईटी, हमारा ऑपरेटिंग इनकम यानी हमारा ईबीआईटी कितना होगा, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम कितना कमाएंगे, वो क्या होता है, जब हमें इसका डर होता है तो हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क। ठीक है, ये क्या होता है, बिजनेस रिस्क। फिर होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, ये रिजल्ट होता है ड्यू टू आप कितनी डेट यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो, जितना आप डेट यूज करते हो तो उतना ही आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होता है, बिकॉज डेट में आपको एक इंटरेस्ट की पेमेंट देनी होती है, जो कि आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ होता है पैसा, जो आपको देना ही पड़ता है हर बार। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, हम लोगों के लीवरेज के पॉइंट समझते हैं। देखिए, देखो क्या मैंने बताया, लीवरेज क्या होता है, हमारे पास 3 तरीके का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है कंबाइंड। ठीक है, अब पहले ना मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं, हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर उससे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से क्या माइनस करा मैंने, इंटरेस्ट। जब मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। जब मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स में से मैं टैक्स माइनस कर दूंगा। 1 मिनट रुकना, ये करने से पहले बेटर क्या है, हम लोग ना ऐसे कर लेते हैं, सेल्स से जाते हैं, सेल्स से जाते हैं, रुक जाओ।
ठीक है, सेल्स से जाएंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सेल्स से जाने से हमें क्या फ़ायदा होगा देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सामने ही लिख देता हूँ जिससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। जैसे पहले मेरी आई सेल्स, सेल्स में से मैंने माइनस की वेरिएबल कॉस्ट, क्या माइनस की वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आएगा, अरे भाई आजा, सेल्स में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो मेरे पास क्या आती है, कंट्रीब्यूशन। ये आप सभी को पता होगा क्योंकि फाइनेंस में जब हम क्वेश्चन करते हैं सेल्स माइनस वीसी इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से जब मैं एफसी माइनस करता हूं, कंट्रीब्यूशन में से जब मैं एफसी माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है यहाँ पे प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी, क्या कहते हैं, ईबीआईटी। ठीक है, अब ये ईबीआईटी आने के बाद मैं क्या करता हूं, अब माइनस करता हूं मैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब मैंने इंटरेस्ट को माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा, ईबीटी, क्या आ जाएगा, ईबीटी, या फिर आप इसको पैट बोल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी ईबीटी बोलते हैं अभी हम लोग, ईबीटी। ईबीटी में से जब आप टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आता है आपके पास, ईबीटी में से जब टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, ईएटी, या फिर उसको पैट बोल सकते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स माइनस करने के बाद इसमें से माइनस करें मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड को, जो भी मुझे पैसा देना है। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब जो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, वो क्या होगी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर, यानी जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा है वो बचा है, इसको मैं करता हूं डिवाइड किससे, नंबर ऑफ शेयर्स से। जैसे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स, कौन से शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर, यानी हर बंदे ने कितना पर शेयर पैसा कमाया है इक्विटी पे। तो ये आपका कुछ कुछ आपकी इनकम स्टेटमेंट बन जाती है। अब देखो इसमें से हमको कैसे फाइंड करना है कि हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज कितना है और कंबाइंड लेवरेज कितना है। तो देखो यहां से यहां तक देखना ध्यान से, देखो जो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है ना वो कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के, एक सेकंड में कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो मेरा है ना ये, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, अरे भाई क्या चाहता है, एक सेकंड रुकना, चलो तो इतना मेरा क्या है, ये आपका पूरा हिस्सा है ऑपरेटिंग, इस कलर से लिख देता हूं, ये क्या है मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज। अच्छा समझना ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, क्या मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज में कहा था कि आपको बिजनेस का रिस्क देख रहे हो और ईबीआईटी पे उसका क्या असर पड़ रहा है, यही हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या काम है कि वो देखता है कि बिजनेस पे किस तरीके का रिस्क पड़ रहा है और आपकी उससे अर्निंग किस तरीके से इफेक्ट हो रही है, यानी आपके जो ऑपरेशंस हैं वो करने से आपको क्या इफेक्ट आ रहा है। तो आपके ऑपरेशंस कैसे पता पड़ेंगे, आपने जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आया, इसका मेन फोकस हमारा कहाँ रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। ये किसको कंसिडरेशन में लेता है, ध्यान से देखना, इसका जो फलक्रम होता है, फलक्रम मतलब समझना कि जो इसका बेस है ना, बेस ऑपरेटिंग लेवरेज का, वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि देखो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में क्या आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का हमारा फॉर्मूला सबसे पहले क्या हो जाता है, ईबीआई कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में क्या रिलेशन है, यानी कंट्रीब्यूशन जितना मैंने पैसा कमाया उसके बाद मुझे ईबीआईटी तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, क्या मुझे फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी, यानी जो मेरे फिक्स्ड खर्चे हैं वो माइनस करने पड़े। तो जितने कम फिक्स्ड कॉस्ट होते जाएंगे क्या मेरा ईबीआईटी उतना ज्यादा आता जाएगा। ध्यान से समझना, मान लो मेरी कंट्रीब्यूशन होती 20, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होती 5 रुपए, तो मेरा ईबीआईटी यानी मेरा प्रॉफिट कितना आता, क्या मेरा प्रॉफिट 15 आता, बिल्कुल। मान लो मेरी कंट्रीब्यूशन है 20, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 10, तो मेरा ईबीआईटी यानी प्रॉफिट कितना आता, क्या वो भी 10 आता, बिल्कुल। क्या ये कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया।
तो मुझे किस पे कंट्रोल करना है? अपनी फिक्स्ड कॉस्ट पे। अगर मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रोल कर लूंगा तो क्या मैं अपने ऑपरेटिंग लेवरेज को कंट्रोल में ला पाऊंगा? बिल्कुल ला पाऊंगा, क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि मेरे को कंट्रीब्यूशन जितना बड़ा होगा उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए मेरे पास वैल्यू ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो, जो कंट्रीब्यूशन है इसी में से ही तो पैसा कट रहा है, तो अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ये ऑपरेटिंग लेवरेज क्या देखता है कि आपका देखता है रिस्क, बिजनेस का रिस्क कैसा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज किस रिस्क को देखता है? बिजनेस रिस्क को मेजर करता है। ये भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे आपका नीचे एक और लाइन बनाऊंगा, ध्यान से देखना। इसके बाद आता है मेरा फाइनेंशियल लेवरेज। क्या आता है मेरा? फाइनेंशियल, एक सेकंड में कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। हाँ चलो, तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज देखो कहाँ से आता है। ये आता है ईबीआईटी से लेकर के, ईबीआईटी से लेकर के ये आता है मेरा ईबीटी तक, ईबीटी तक, ठीक है। ईबीआईटी से लेकर के ये मेरा आता है ईबीटी तक, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा मेरा? फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। आ जाओ अब फाइनेंशियल लेवरेज को भी समझ लेते हैं। देखो फाइनेंशियल लीवरेज क्या देखता है, मैंने जो आपको बताया था कि आपने किस तरीके से डेट का अमाउंट यूज करा है। क्या बोला मैंने? आपने किस तरीके से डेट का अमाउंट यूज करा है। एक बार देखो जरा, क्या ये जो इंटरेस्ट है ये किसको जाएगा? ये डिबेंचर्स वालों का इंटरेस्ट है। जो डिबेंचर्स वालों को हम इंटरेस्ट देते हैं ये वही इंटरेस्ट है। तो आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट दोगे उतना ही कम आपका ईबीटी आ रहा है। क्या आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा प्रॉफिट था 10 रुपए, इसमें से मैंने 5 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5 रुपए। ये क्या आ जाएगा मेरा? ईबीटी। यानी जो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स है, टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना बचा? 5 रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने इंटरेस्ट दे दिया 5 रुपए का, ठीक है। अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट, मैं यहाँ बताता हूँ, मान लो ईबीआईटी मेरा होता 20 रुपए और मेरा इंटरेस्ट होता 15 रुपए, 15 रुपए, तो क्या सिर्फ 5 रुपए ईबीटी के लिए बचते? यस। तो कहने का मतलब ये यहाँ का जो हमारा फलक्रम है, ध्यान से सुनना, इसमें जो मेरा फलक्रम हो रहा है वो कौन सा फलक्रम हो रहा है? क्या यहाँ का जो मेरा फलक्रम है वो इंटरेस्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि उसी के बेस पे आपका निकल रहा है। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। एक सेकेंड, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में अर्निंग बिफोर टैक्स। ये क्या हो गया मेरा? फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हो गया। और फाइनेंशियल लीवरेज कौन सा रिस्क देखता है? फाइनेंशियल रिस्क। क्या देखता है? फाइनेंशियल रिस्क। यानी आपका फाइनेंशियल कितना रिस्क है कि जो आपको डेट देने की वजह से एक्स्ट्रा रिस्क जो पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? एक्स्ट्रा रिस्क जो पड़ रहा है। अब कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? इन दोनों का कंबाइन। क्या होता है? कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? इन दोनों का कंबाइंड, जो कि आपका क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं सारा, ठीक है। और यहां से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, रुक जाओ। ये मैंने कंट्रीब्यूशन से लेकर के यहां तक की लाइन खींच दी, ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे क्या करते हो? ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज करते हो। तो अगर मैं ऑपरेटिंग लीवरेज क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, इसको करूंगा फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। और जब मैं ईबीआईटी से ईबीआईटी काट दूंगा तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। ये क्या हो जाएगा मेरा? फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुए हो तीनों, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज। अब आप आराम से फॉर्मूले भी दिमाग में याद रख पाएंगे इस चीज को लेकर के। चलिए अब इसके 2-3 फॉर्मूले और होते हैं जो कि हमारे कौन से आते हैं? परसेंटेज वाले आते हैं। कौन से आते हैं? परसेंटेज वाले, जहां पे हम डिग्री फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज और डिग्री ऑफ आपका कंबाइंड लेवरेज। चलिए इनको देखते हैं, आ जाइए।
एक काम करता हूँ, मैं आपको इसी वाले चार्ट में समझा देता हूँ। क्या करता हूँ, इसी वाले चार्ट में समझा देता हूँ। एक बार रुकना, पहले हम ना इस वाले हिस्से को पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इतना हिस्सा पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलो चलो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखो अब मैं ये वाले हिस्से मिटा देता हूँ। ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ, क्योंकि अब हम क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या देखेंगे, डिग्री। तो डिग्री कैसे होती है, सबसे पहले समझना, डिग्री क्या होती है, परसेंटेज में होती है। किस में होती है, परसेंटेज में होती है। तो आइए पहले समझते हैं। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज की देखो डिग्री मेरी कैसी हो जाएगी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेरा कहां से आता है, ईबीआईटी से लेकर के सेल्स तक। ये उल्टा चलता है। क्या चलता है, उल्टा चलता है। तो यहां पे देखो मेरे को अगर डिग्री निकालनी है तो मुझे कहां से जाना पड़ेगा, मैं यहां से ये बनाता हूं, ध्यान से देखना, एरो इस तरीके से बनाऊंगा। कहां जा रहा हूं देख लो, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे ना दूसरा कलर यूज करता हूँ जिससे थोड़ा सा अलग से दिखे। मैं कहा गया देख लो, ईबीआईटी से सेल्स तक गया। तो ये मेरा क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या किया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। क्या किया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसका परसेंटेज चेंज इन सेल्स पे कितना असर आया। ये क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अच्छा क्या बात कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, हमने ना जो पहले चीजें करी थी अब उनको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो क्या देख रहे हैं, पहले भी हमने ईबीआईटी में ही चेंज देखा था। अब हम क्या देख रहे हैं कि सेल्स में क्या चेंज आता है। अगर मेरे 2% की सेल्स चेंज होती है तो उससे मेरा ईबीआईटी पे क्या असर आता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इस तरीके से हो जाता है। और फिर हम देखेंगे अपना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो जो है आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज वो कैसे आता है, चेंज इन ईपीएस अपॉन में चेंज इन ईबीआईटी। चेंज इन ईपीएस अपॉन में चेंज इन ईबीआईटी। अब यहां से लेके यहां तक जाएंगे, ध्यान से देखना। ये ईपीएस है, यहां से लेकर के मैं इस पॉइंट तक आया हूं। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज कैसे आ जाएगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ, ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है ना, तो क्या निकल रहा है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यानी पर शेयर मेरा कितना चेंज आया है ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से, क्योंकि ईबीआईटी के बाद ही तो देखो इंटरेस्ट कट रहा है। तो ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट कटता है, तो मैं देख रहा हूं कि मेरे ईबीआईटी में मैंने क्या कितना चेंज लाया जिससे कि मेरी ईपीएस पे असर पड़ रहा है, मेरा अर्निंग पर शेयर कितना चेंज हो रहा है। और अर्निंग पर शेयर किसको मिलता है, इक्विटी वालों को, और इक्विटी क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो परसेंटेज इन ईपीएस अपॉन में ईबीआईटी आ गया। अब कंबाइंड लिवरेज ऐसे ही निकालना हो तो बिल्कुल ऊपर से लेकर के, यहां से लेकर के ऊपर तक चले जाएंगे हम लोग, फुल ईपीएस से लेकर के। अब मैं लाइन तो ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, बट चलो करने की ट्राई करते हैं। ये यहां वाली, ये एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, इसको फिक्स करके आता हूं मैं। अरे भगवान, लाइन डालने के चलते क्या दिक्कत हो गई, एक सेकंड रुकना। चलिए तो वापस आ गए हैं। एक्चुअली कुछ इशू आ गया था वन नोट में, तो रीस्टार्ट करनी पड़ी पूरी स्क्रीन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज हम आपको आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे, इसके बाद हमको क्या करना पड़ रहा था, एक सेकंड रुकना, ये हटा कैसे नहीं है,
चलिए, तो ये मैंने आपको क्या बताया, क्या हो जाएगा आपका कंबाइंड लिवरेज, क्या हो जाएगा कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज में हमको कहाँ जाना होता है, देख लीजिए, कंबाइंड लिवरेज में हम जा रहे हैं ईपीएस टू सेल्स, कहाँ जा रहे हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, देखो फिर कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंबाइंड लिवरेज में यहीं पे आपको लिख के बताता हूं, यहां लिख देता हूं, कंबाइंड लिवरेज होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, और ऑपरेटिंग लिवरेज मेरा क्या था, ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज मेरा था चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में चेंज इन सेल्स। तो मैं चेंज को स्टार से दिखा देता हूँ, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू चेंज इन ईपीएस अपॉन में चेंज इन ईबीआईटी। तो यहाँ पे आपका ईबीआईटी कट जाएगा, जो आपके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में ये कट जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला चेंज इन ईपीएस अपॉन में चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो ये स्टार पॉइंट आप लोग बना करके रख लेंगे। तो ये आपका बेसिकली देख लीजिएगा, आपका यहाँ पे सारा कवर हो गया है हमारा कंबाइंड लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज। एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे इसका व्यू एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए एक मिनट रुकना, देख लो, तो आपको इस तरीके से ये पूरा चार्ट दिख जाएगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज, और यहाँ पे भी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो ये वाला मेरा नॉर्मल था, ये वाला मेरा डिग्री वाला था। चलिए अब कुछ एक दो पॉइंट्स और पढ़ते हैं और फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। चलिए इतना काफ़ी है, आपको बस फॉर्मूले आपको आई होप समझ आ गए होंगे जो हमारे लिए मेन है। अब इसमें ना एक चीज़ समझना, एक मेरे को मेन इंपॉर्टेंट बात आपको समझानी है, क्या, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की समझानी है। एक सेकेंड, देखो हम ना दो तरीके से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये है कि आपकी कंपनी में कितनी इक्विटी लगी है और कितना डेट लगा है। ठीक है, कितने परसेंटेज ऑफ इक्विटी आपने लगाई है। तो थिक इक्विटी का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है, एक थिक और एक थिन। थिक इक्विटी का मतलब होता है जब आपकी कंपनी में इक्विटी डेट के मुकाबले ज्यादा लगी है, तो ये क्या होता है, थिक इक्विटी। फिर एक होता है आपके पास थिन इक्विटी। थिन इक्विटी क्या होता है, जब आपकी डेट ज्यादा लगी होती है इक्विटी के मुकाबले। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इक्विटी पे ट्रेड करते हैं, कि कई बार हम इक्विटी बढ़ा लेते हैं, डेट घटा देते हैं, कभी डेट हटा देते हैं, इक्विटी बढ़ा लेते हैं, और इसी को हम चेंज करके जो कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं उसका मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना, यानी इक्विटी घटा बढ़ा के डेट को बढ़ाना या घटाना, और इसके चलते इक्विटी का एडवांटेज लेना, इक्विटी के लिए अर्निंग पर शेयर को बढ़ावा देना। ये होता है मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, एक डबल एज स्वॉर्ड होता है। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, एक डबल एज स्वॉर्ड होता है। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल लिवरेज कम भी अच्छा नहीं है। सॉरी, मतलब कहने का मतलब ये है, ज़्यादा अच्छा है बट उसके साथ आपको ऑपरेटिंग लिवरेज को भी देखना पड़ता है। सोनली हम इसको देख नहीं पाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल की बातें। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, आइए चलिए देखो, मैं पहले लिख रहा हूँ ऑपरेटिंग लिवरेज और लिख रहा हूँ फाइनेंशियल लिवरेज। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज कॉम्बिनेशन अच्छा है? ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा हो और फाइनेंशियल लिवरेज कम हो, तो क्या ये कॉम्बिनेशन अच्छा है? नहीं। मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज कम हो और फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा हो, क्या ये कॉम्बिनेशन अच्छा है? यस, इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब सुनिएगा क्यों इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, एक सेकेंड, चलिए, तो मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, जहां ऑपरेटिंग लिवरेज कम होता है, फाइनेंशियल लिवरेज। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज जाना होने का से फायदा क्या होता है? क्यों, क्योंकि आप यहां पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठा पाते हैं। क्या कर पाते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठा पाते हैं। कैसे उठा पाते हैं समझिएगा। देखो फाइनेंशियल लिवरेज में मैंने, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, एक बार मैं आपको फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला दिखाता हूँ। क्या था फॉर्मूला? ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, और बीच में क्या था? इंटरेस्ट। ठीक है, यही था ना कि मेरा ईबीआईटी हो अपॉन में ईबीटी हो, और इसका बीच का फैक्टर क्या था? माइनस क्या कर रहे थे हम? इंटरेस्ट। अच्छा, क्या ये इंटरेस्ट
टैक्स एडवांटेज दिलाता है। क्यों दिलाता है टैक्स एडवांटेज, ये आपको पता होना चाहिए कि जो डेट पे हम इंटरेस्ट देते हैं वो टैक्स शील्ड की तरह प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि जब हम ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो उसके बाद मेरे पास आता है ईबीटी, और जब इस ईबीटी में से मैं टैक्स माइनस करता हूं तो क्या आता है, मान लीजिए अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, सिर्फ इक्विटी फॉर शेयर होल्डर, अर्निंग फॉर इक्विटी है, तो इक्विटी वालों को क्या होता है, टैक्स फ्री कम हो जाता है, टैक्स कम कटता है क्योंकि हमने कुछ हिस्सा तो इंटरेस्ट में दे दिया। तो इससे क्या होता है, इक्विटी वालों की अर्निंग मैक्सिमाइज हो जाती है, अर्निंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा रखने से हमको फायदा क्या होता है, दो धारी तलवार है, कई बार ज्यादा भी रखने का फायदा नहीं होता है और कम रखने का भी फायदा नहीं होता। तो मैं ये क्या बोला कि आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, एक मिक्स लेवल का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है जहां पे आपका ऑपरेटिंग कम है और फाइनेंशियल ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक इसमें क्या कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो। डबल एज स्वॉर्ड होती है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज कई बार ज्यादा होने का नुकसान भी होता है, ये समझना, कई बार फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होने का नुकसान भी होता है। वो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, क्या वो ईबीआईटी से भी ज़्यादा अगर इंटरेस्ट की अमाउंट हो जाए तो क्या उस सिचुएशन में मैं इंटरेस्ट को ही कवर करते करते मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, सारा पैसा तो इंटरेस्ट देने में ही चला जाएगा। इसीलिए ये कई बार टू आपकी दो धारी तलवार हो सकती है, इसलिए आप ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज में से इसका एक कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। चलिए, कहने का मतलब यह है कि मैं एक बार एक सिंपल शब्दों में एक लाइन और बोल देता हूं, अगर फाइनेंशियल लिवरेज में क्या होता है, अगर ज्यादा है इसका मतलब नहीं बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी फाइनेंशियल लिवरेज नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, आप मीडियम टाइप का ज्यादा रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, मीडियम टाइप का ज्यादा यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए, ऑपरेटिंग से ज्यादा रख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लीगल का जो टॉपिक है। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो वापस आ गए हैं, लीगल का करते हैं स्टार्ट। देखिए, लीगल एस्पेक्ट में क्या है, लीगल एस्पेक्ट का जो आपका यूनिट है इसको हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो लीगल एस्पेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, आज कॉन्ट्रैक्ट के टाइप समझने वाले हैं। पहले समझते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट के ना कुछ फीचर्स होते हैं, 10 फीचर्स होते हैं टेक्निकली, जो सेक्शन 10 में आपको गिवन है। जैसे आपने सुना होगा, कंसिडरेशन होना चाहिए, है ना, और एनफोर्सिएबल होना चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो बातें हैं ये आपकी लॉ की गिवन है, जहाँ पे आपको कंडीशन बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट को अच्छा बनाने के लिए मुझे क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो ये सब कंडीशंस हैं। तो आप देखिएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस को जो स्पेसिफाई करता है, यानी जो कि आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सेक्शन 10 में कंडीशन दी गई है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, एनफोर्सिएबल होना चाहिए, इस तरीके की जो आपकी 10 है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए परफॉर्मेंस में, इस तरीके की जो भी चीजें आपकी जो गिवन है सेक्शन 10 में 10 बातें, उसको वो पूरा करता होना चाहिए। और अगर इसकी एक भी बात मिसिंग हो जाती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझना, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स यानी कॉन्ट्रैक्ट को बनने की, जैसे दो पार्टी होनी चाहिए, दोनों में अग्रीमेंट होना चाहिए, ये वाली अगर आप सारी कंडीशंस नहीं मीट कर रहे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड। अगर आप सारी कंडीशंस मीट कर रहे हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैलिड, अगर आप सारी कंडीशंस मीट नहीं कर रहे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपका नल, जिसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नल होता है और उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस आपकी क्रिएट नहीं होती। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे वॉइड एग्रीमेंट। क्या देखेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट कैसा होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये क्या होता है, वॉइड ऑफ इनिशियो। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी जब उसने जन्म लिया ना, उस जन्म से ही वो क्या था, वॉइड था। ध्यान से सुनना, वो जन्म लिया, जब उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया उस समय से ही वो क्या था, वॉइड था, जन्म से ही वॉइड था। और ये एग्रीमेंट आपके एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं हो पाते, और साथ ही साथ वॉइड एग्रीमेंट की कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। ध्यान से समझना, वॉइड एग्रीमेंट जो भी होते हैं उनका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, जन्म से ही खराब होते हैं, स्टार्टिंग से ही इसमें डिफेक्ट होता है। एक चीज आपको पता होगा, आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में क्या चलता है, एग्रीमेंट में जब हम एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ ले आते हैं, एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा ही नहीं, मैं तो यहीं पे ही वॉइड हो गया, यानी अग्रीमेंट पे ही वॉइड हो गया, ये अग्रीमेंट ही सही नहीं बना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका वॉइड अब इनिशियो, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही, स्टार्टिंग होने से पहले ही खराब है। तो ये क्या होता है आपका वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी हुई तो क्या बना,
तो क्या बना आपका, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना, लेकिन वो वॉइड कैसे हो गया? वॉइड ऐसे होता है कि वो स्टार्टिंग में तो वैलिड था, बिगिनिंग में जब उसको बनाया गया तो वो वैलिड था, यानी उसमें एनफोर्सेबल बाय लॉ भी था, और वो क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट भी, वैलिड एग्रीमेंट भी था और एनफोर्सेबल भी था। बट क्या हुआ, शुरू में रहा, कुछ समय तक रहा, और फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद वो क्या हो गया, वॉइड हो गया, यानी वो एनफोर्सेबल नहीं रहा लॉ से। वो क्या हो गया, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी अब लॉ में उसकी कोई प्रूव आपका नहीं हो पाएगा, तो वो क्या बन जाता है आपका, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, इसके बाद आता है हमारा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल मतलब जो लॉ के द्वारा लागू किया जा सकता है, और अनएनफोर्सेबल मतलब जो लॉ के द्वारा लागू किया नहीं जा सकता। तो कई बार क्या होते हैं, अगर आपका कोई कानून, आपके कॉन्ट्रैक्ट में टेक्निकल डिफेक्ट आ जाता है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाता है, अनएनफोर्सेबल। क्या बन जाता है, अनएनफोर्सेबल। बट अगर मैं उसको फिक्स कर दूं, अगर मैं उस चीज को फिक्स कर दूं, तो वो क्या, उसके अगर टेक्निकल डिफेक्ट्स दूर कर दूं, कोई टेक्निकल डिफेक्ट नहीं है, तो वो दोबारा से एनफोर्सेबल बन सकता है, तो वो दोबारा से एनफोर्सेबल बन सकता है। चलिए, इसके बाद आता है हमारा इलीगल एग्रीमेंट्स। देखिए, इलीगल एग्रीमेंट्स कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। ध्यान से सुनना, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ध्यान से सुनना, इसका मतलब देखो, पहले समझना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लो कोई इलीगल एग्रीमेंट है, इलीगल मतलब आपने लॉ के खिलाफ बात करी है, तो ये वॉइड ही होगा। क्यों? क्योंकि वॉइड होने के लिए क्या चाहिए आपको, वॉइड की कंडीशन क्या होती है, पहले मान लो मेरा अग्रीमेंट बना, अग्रीमेंट में मैंने क्या करा, एनफोर्सेबल बाय लॉ करा, यानी लॉ से अब उसको एनफोर्स करा सकते हैं, तो ये क्या बनता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर ये एनफोर्सेबल ना हो पाए, तो क्या तब भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता? बिल्कुल हो जाता वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये इलीगल हो जाता, तब भी वॉइड हो जाता? बिल्कुल वॉइड हो जाता। अगर इसमें इलीगल की जगह कोई और डिफेक्ट आ गया, मान लो कंसिडरेशन ही नहीं रहा, कंसिडरेशन भी खत्म हो गया, तो क्या ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता? बिल्कुल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। कहने का मतलब, मेरा पॉइंट ये है कि जो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत सारे रीजन से बन सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ इलीगल से बने। इसीलिए वॉइड टर्मिनोलॉजी ये देख सकते हो कि बड़े गोले में दिखाया गया और इलीगल छोटे में, यानी इलीगल तो आपका वॉइड हुए बिना भी, इलीगल तो आपकी छोटी टर्म है, इलीगल के अलावा भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से हमारा लॉ का पोर्शन भी 5 पॉइंट्स आज हमने ये लीगल के भी कवर कर लिए हैं, एक टॉपिक हमारा ये कवर हो गया है। चलिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। किसको स्टार्ट करेंगे? मार्केटिंग। और मार्केटिंग में जैसा कि मैंने बताया था, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, टाइप्स ऑफ गुड्स। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ गुड्स। तो ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या आते हैं आपके, चार तरीके के गुड्स आते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी और अनसॉर्ट। ध्यान से देखते हैं, पहला गुड होता है आपका कन्वीनियंस गुड्स। देखो, कन्वीनियंस गुड्स क्या होते हैं, ये जनरली फ्रीक्वेंट परचेज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या लिया, अमूल का मिल्क लिया, या आप रोज आपके घर में मंगाया जाता है, तो जो भी चीज़ आपको कन्वीनियंटली अपने लोकल एरिया में अवेलेबल होती है, आराम से मिल जाती है, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, आप आराम से बिना सोचे समझे भी ले आते हो, तो ये कैसे होते हैं? कन्वीनियंस गुड्स। ये कैसी प्रोडक्ट्स होते हैं? जनरली लो प्राइस्ड। कैसे होते हैं? लो प्राइस्ड, यानी इनका जो प्राइस होता है वो क्या होता है? कम होता है। और इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो मास प्रोडक्शन की जाती है, यानी बहुत बल्क लेवल में इनको प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आपका मिल्क हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ब्रश हो गया, ब्रश भी देखते होगे आप, इजीली अवेलेबल होता है, आप 10 बार सोचते नहीं, जो बोल देते हो भाई ब्रश दे देना, उठा के ले आते हो, जो मिलता है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते परचेज करते टाइम। अब आते हैं हम शॉपिंग गुड्स की तरफ, जिसमें आप पूरा दिमाग खोल के परचेज करते हो। आज के टाइम में जैसे फॉर एग्जांपल आपको फ़ोन खरीदना है, तो फ़ोन के लिए आप क्या करते हो? यूट्यूब खोलते हो, चेक करते हो, रिव्यूज़ देखते हो, या फिर किसी और तरीके की चीज़ें, कहीं न्यूज़पेपर में रीडिंग करके आते हो कि अच्छा इसकी ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, दुकानदार से पूछ के आते हो, फिर आके घर में डिसाइड करते हो, घर वालों से डिस्कस करते हो। तो शॉपिंग गुड्स कैसी होती है? पहली बात तो लेस फ्रीक्वेंट, हर रोज़ नहीं परचेज करते, और आप इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाते हो, मच एफर्ट आपके यहाँ पे नीडेड होते हैं। रीज़न बीइंग कि क्योंकि ये चीज़ें हायर प्राइस पे होती हैं, जैसे 10,000, 20,000, 40,000। तो जब आप इतना खर्चा करने जाते हो तो आप उसमें एफर्ट्स लगाते हो खरीदने से पहले। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिलेक्टिव होता है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि हर राशन की दुकान पे आपको टीवी मिल रहा है। इसके कुछ स्टोर्स होते हैं, जैसे आपने एलजी का स्टोर देखा होगा आपके यहाँ, या आपके यहाँ कोई और तरीके का स्टोर बना हो, जैसे फॉर एग्जांपल
अब मुझे एग्जाम्पल का नाम तो याद नहीं आ रहा है, जैसे कोई भी आपका मान लो रिलायंस डिजिटल स्टोर, यस आपको रिलायंस डिजिटल स्टोर है वहाँ से ख़रीदना है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन जगहें होती हैं। यहाँ पे कैसा यूज़ किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट का, पर्सनल सेलिंग का, आपको पर्सनल सेलिंग की जाती है, आपको टीवी पे एड्स आती हैं, बहुत हैवी एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं ताकि आप ये परचेज़ कर लो। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, टेलीविज़न हो गई, क्लोथिंग खरीदनी है, कपड़े भी आप रोज़ नहीं खरीदते, अब कुछ लोग हो सकते हैं जो रोज़ भी खरीद लेते हो, बट एज अ जनरल हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ कि आप 3-4 महीने में एक बार जाते हो, तो बड़ा सोच समझ के चेक कर करके कपड़ा खरीदते हो। चलिए इसके बाद आते हैं हमारा थर्ड गुड विच इज स्पेशलिटी गुड। देखो स्पेशलिटी गुड्स कैसे होते हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस, लॉयल्टी होती है इनके साथ, और यहाँ पे आप स्पेशल परचेज एफर्ट्स लगाते हो। क्या लगाते हो, स्पेशल परचेज एफर्ट लगाते हो। यहाँ पे जो होता है लिटिल कंपैरिजन होता है ब्रांड्स में। क्या होता है, लिटिल कंपैरिजन होता है ब्रांड्स में, और प्राइस सेंसिटिविटी बड़ी लो होती है। क्या होती है, प्राइस सेंसिटिविटी बड़ी लो होती है, मतलब आप प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाते, आपको मेन फ़र्क पड़ता है उसकी ब्रांड लॉयल्टी, और आप उसको क्यों परचेज करते हो, क्योंकि उसका एक स्टेटस सिंबल है, आपको उसके तरफ से लॉयल्टी है, और यहाँ पे क्या है, आप बड़ा देख करके परचेज करोगे क्योंकि आपकी उसकी लॉयल्टी है, तो आप क्या करते हो, स्पेशल परचेज एफर्ट्स उसमें लगाते हो बहुत सारे, उसके बारे में आप वेट करते हो कि मैं कब लूँगा। और इनके एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे एप्पल का आईफोन लेना है, तो जनरली एप्पल आईफोन तो चलो आजकल एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे BMW की गाड़ी लेनी है, क्या BMW की गाड़ी हर दुकान में जाके अवेलेबल हो जाएगी, या फिर सिर्फ BMW का जो ऑथोराइज्ड एक्सक्लूसिव शॉप होगी वहीं मिलेगी? बिल्कुल एक्सक्लूसिव शॉप होगी। अच्छा एक बात बताओ, स्पेशलिटी में भी आप बोल रहे हो एक्सक्लूसिव, और यहाँ मैंने क्या बोला था, सिलेक्टिव। एक्सक्लूसिव और सिलेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है ये समझना। जैसे मान लो BMW का एक ही स्टोर है, तो BMW एक ही जगह में मिलेगी, बिल्कुल है, एक सही बात है। लेकिन मेरे जो सिलेक्टिव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे LG की LED खरीदनी है, क्या मुझे LG की LED LG के स्टोर में मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। क्या मुझे वो रिलायंस डिजिटल में भी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। क्या मुझे वो किसी और स्टोर में भी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है वो स्पेसिफिक एक ही उसके डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर में मिले, वो अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो सिलेक्टिव किए होंगे LG ने जिनको देने के लिए, वहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मोर केयरफुल प्रमोशन। यहाँ पे प्रमोशन जो होता है मोर केयरफुल होता है और टारगेटेड होता है जिन लोगों को खरीदनी है। जैसे फॉर एग्जांपल रोलेक्स की आपकी वॉच हर कोई नहीं खरीद लेगा, टारगेटेड ऑडियंस होती है, बड़े लोग जो जिनके पास बहुत पैसा होता है वही खरीदते हैं। फिर आपके पास आते हैं लास्ट विच इज अनसॉर्ट। अनसॉर्ट मतलब जिसको आप अलग नहीं कर पाते डिस्टिंग्विश उसकी सर्विसेज से, और बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, आपको लिटिल प्रोडक्ट अवेयरनेस होती है, कोई नॉलेज नहीं होती, ना इंटरेस्ट होता है, और इनका प्राइस वेरी करता रहता है, फिक्स नहीं होता। और यहाँ पे अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग यूज़ की जाती है। कहने का मतलब जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, अब लाइफ इंश्योरेंस तो आपको कोई अवेयरनेस होती नहीं है, जो आपका एजेंट होता है वही आपको आके समझाता है ऐसे ऐसे ले लीजिए। या आपको मान लीजिए फ्यूनरल सर्विसेज करनी है, किसी की डेथ हो गई है तो उसकी जो फ्यूनरल सर्विसेज होती हैं, कॉफिन खरीदना है मान लीजिए उनके लिए, तो आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही इसके बारे में नॉलेज होती है और ना ही आप नॉलेज रखना चाहते। क्या करोगे इनकी नॉलेज रख करके? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़बरदस्ती बेची जाती हैं, एफर्ट लगाया जाता है अग्रेसिव कि आप खरीद ले। मान लो आपको कोई ज़बरदस्ती बोलेगा कि भाई फ्यूनरल सर्विसेज खरीद लो, कोई खरीदेगा नहीं। जब आपको नीड होगी तभी खरीदोगे ना। एक बार को मैं बिना नीड के आपको स्पेशलिटी और शॉपिंग गुड्स और कन्वीनियंस गुड बेच सकता हूँ, बट अनसॉर्ट गुड आपको नहीं बेच सकता। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, एक 2-2 3-3 घंटा भी बैठना पड़ता है ताकि आपके लिए इस तरीके के नोट्स ला सकें। एंड अगर आपको मज़ा आया तो टेलीग्राम चैनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप चाहते हैं कि इसके और पार्ट आते रहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।